huge. That is a biggie. It's out of here. फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट के तज्ज़ियों और तबसरों से सजा प्रोग्राम इनसाइड क्रिकेट 360। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, फाइनल शाइन होंगे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। सबसे पहले तो मैं कंडोलेंस करता हूँ उन लोगों के साथ जो उड़ीसा ट्रेन हादसे में ज़ख्मी हुए या जिन लोगों की मौत हुई, उन लोगों को की फैमिली से कंडोलेंस करता हूँ कि भाई एक बड़ा सानिया था और ट्रेन एक्सीडेंट में एक बहुत बड़ा वाक़या था। उनकी तमाम फैमिलीज़ के साथ मेरी नेक तमन्नाएँ और दुआएं शामिल हैं। और तो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट इज़ बैक एट होम लॉर्ड्स। जो क्रिकेट का होम है, लॉर्ड्स में खेला गया टेस्ट मैच आयरलैंड और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान खेला गया था। इंग्लैंड ने सोचा नहीं होगा कि हमारा वो जो लीड थी वो इतनी हो जाए, इतनी नहीं थी कि वो जो है उन्हें नहीं मालूम होगा इंग्लैंड को कि यार आयरलैंड इतनी रेजिस्टेंस हमारी बॉलिंग के आगे कर सकती है। लेकिन वेल डन टू आयरलैंड टीम, जिन्होंने ना सिर्फ इन्हीं की शिकस्त के जो बादल उनके ऊपर थे उससे अपने आप को बचाया, बल्कि एक इंग्लैंड को सोचने पर मजबूर ज़रूर किया। भले उन्होंने 11 रन दिए लेकिन चौथी बैटिंग करवाई, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात थी आयरलैंड के हवाले से मुझे लगी। इंग्लैंड ने बेहतरीन बेसबॉल क्रिकेट खेली, दोबारा वही अप्रोच थी 6 एन ओवर रन रेट के हिसाब से पेस क्रिकेट खेलना। ओली पॉप की डबल 100 थे उसमें शामिल थे, मगर उनके ये 10 से 15 रन और यानी कैलकुलेशन में थोड़ी चूक हो गई बेन स्टोक्स से जिसमें वो था। लेकिन बहरहाल कोई और टीम होती तो वो ज़रा उससे फ़ायदा हासिल कर लेती, लेकिन ये ज़रा थोड़ी सी नथिंग टेक अवे फ्रॉम आयरलैंड, लेकिन वो थोड़ा सा वो उससे लेवल उनका थोड़ा कम था, सो वो इस तरह से इतनी टक्कर नहीं दे पाए उनसे और सिर्फ 11 ही रन की बर्तरी हासिल कर सके और 12 रन का टारगेट महज 4 गेंदों में ही हासिल कर लिया गया। सो यूँ जो चौथी इनिंग है वो सबसे स्मॉलेस्ट चौथी इनिंग है क्रिकेटिंग हिस्ट्री की कि जो 4 गेंदों तक मोहित है, जिसमें टारगेट चेज किया गया हो वो 4 गेंदों पर ही मोहित थी। और 10 विकेट से शानदार फतह हासिल की इंग्लैंड की टीम ने और यूँ जो है टेस्ट क्रिकेट का आगाज़ हो गया। और एक और टेस्ट सीरीज़ अराउंड द कॉर्नर है, WTC का फाइनल है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों जो अब जिसे कहते हैं ना एक आर्क राइवल की तरह ही सामने आ चुकी हुई हैं। पहले इनका आपस में दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं होता था, बहुत सारे लोगों को देखते ही पता चल जाता था कि यार नहीं ऑस्ट्रेलिया इज़ विनिंग क्वाइट ईजीली। लेकिन जब से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर टक्कर दी, उसके बाद एक कंपेटिबल सीरीज़ बन गई है और ये जो सीरीज़ है ये इंतहाई जिसे कहते हैं नेक टू नेक चलती है और पिछले 4 बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ इंडिया जीत कर आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया होम में भी अच्छा खेल कर आया। उसने साउथ अफ्रीका को हराया हुआ है, फिर वेस्ट इंडीज़ को हराया हुआ था ऑस्ट्रेलिया। अच्छी बात यह है कि इंडिया को उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच जो है हराया हुआ है, तो इतना कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है उनको, क्योंकि मोरल हाई होगा। और दूसरी बात यह है कि नॉकआउट में ऑस्ट्रेलियंस जो है वो एक ख़तरनाक टीम बन जाते हैं। मुझे जो थोड़ा सा इशू लग रहा है वो ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से कि वो ओवल का जो ग्राउंड है उसमें शायद हो सकता है कि ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड हो और जो है वो इंडिया की तरफ से पुजारा थोड़ा जैसे स्लो खेलते हैं, सारा दिन ले जाते हैं अपनी बैटिंग को। अब देखना पड़ेगा कि क्या ऋषभ पंत वाला कोई रोल प्ले कर सकता है इंडियन की बैटिंग लाइनअप में कि नहीं। ईशान किशन की खबरें आ रही हैं, एक अच्छा साइन है ये इनको जो है पे भी कर जाएगा और इनको पे बैक भी कर जा सकता है, दोनों हैं। अगर तो ये इनको पे कर गया तो बहुत ज़बरदस्त बात होगी, फिर तो इंडिया की जीत कंफर्म है। और अगर तो ये इनको डिज़ास्टर हो गया ये इनके लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इनके लिए मसाइल पैदा होने वाले हैं इंडियंस के लिए। क्योंकि आपके पास अगर ऊपर से कोलैप्स हो जाए और नीचे एक ऐसा बैट्समैन आता है जो उस कोलैप्स को रोक ले या तेज़ खेलने की एबिलिटी रखता हो। देखें आपने आउट तो होना ही होना है ना, कोई भी एक अच्छी बॉल पड़ गई आप आउट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप तेज़ खेलने के चक्कर में आउट होते हैं तो कोई भी आदमी आपको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि आप
तेज़ खेलने के चक्कर में आउट हो रहे हैं। सो ये एक अच्छी बात है कि अगर ऊपर से 2-3 विकेट्स जल्दी गिर जाते हैं इंडियंस के, तो नीचे आके 2-3 बैट्समैन जो तेज़ खेल सकते हैं, जिस तरह से जल्दी से 100-125 रन समेट सकें, क्योंकि जब फाइनल होगा तो प्रेशर दोनों टीमों पर होगा। और जैसे कि खबरें आ रही हैं कि डेविड वार्नर का भी फेयरवेल वाला मैच हो सकता है। मुझे वैसे दुख होगा कि डेविड वार्नर एक ट्रिपल सेंचुरियन है पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने 100 गेम है, 334 नॉट आउट की है, तो अच्छा प्लेयर है। फिर स्मिथ है, फिर लबुशैन है, उस्मान ख्वाजा है, ट्रेविस हेड है। बैटिंग लाइनअप भी अच्छी है, उनकी बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है और उनकी कैचिंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। इंडिया के पास सिर्फ जडेजा है, एक रॉकस्टार जडेजा, जो फील्डिंग में ज़बरदस्त है, बैटिंग भी उनकी अच्छी है, बॉलिंग भी ठीक ही है, श्रीलंका के मुकाबले में बेहतर है। हाँ, बुमराह होते तो इक्वल होती, लेकिन अब बुमराह के ना होने से अब देखना पड़ेगा कि वो शूज़ कौन फिल करेगा। शामी अब IPL खेल कर आ रहे हैं, वो थोड़े से थके हुए होंगे। सिराज हैं और उसके अलावा अब ईशान उमेश यादव को करते हैं, तो मेरे लिए उमेश यादव बेहतर होंगे। 3 जो पेसर हैं, एक साथ में मैं H1 को खिलाऊंगा साथ में, और साथ में फिर शार्दुल ठाकुर को डाल सकता हूँ, क्योंकि शार्दुल ठाकुर की एक बहुत ही खूबसूरत बात मैंने नोट की हुई है कि बेशक वो जो भी फॉर्मेट खेल रहे हों, ODI हो, वनडे हो, ODI हो, T20 हो या टेस्ट मैच हो, कोई भी सा फॉर्मेट हो, वो एक लकी चार्म है इंडिया के लिए। वो जिसे कहते हैं मैन विद अ गोल्डन आर्म, वो बाल करते हैं कि वो ब्रेक थ्रू दिलाल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उस वक्त वो जो है वो एबिलिटी है उनके अंदर, ये ब्रेक थ्रू दिलाने वाली। सो ये उनके लिए बेहतर है। मुझे लगता है कि उनको जो है ना शार्दुल ठाकुर को खिलाना चाहिए। एक स्पिनर जडेजा मेरे ख्याल में शामिल हो, बस H1 को मैं नहीं खिलाऊंगा अपनी टीम के अंदर, उसकी जगह मैं ईशान किशन को शामिल करूंगा। सो अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं। अब ODI के वर्ल्ड कप का साल है, तो ODI हर तरफ स्टार्ट हो चुकी हुई है। श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान ODI सीरीज़ है। 3 ODI सीरीज़ का आज दूसरा मैच था, जिसमें श्रीलंका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 322 रन बनाए और 323 रन का टारगेट था। सो जो अफगानिस्तान की टीम 191 रन बनाकर आउट हो गई, 132 रन से शिकस्त दे दी श्रीलंका की टीम ने। और यूँ अपने जो क्वालिफिकेशन का जो होप्स हैं उसको अलाइव रखा हुआ है। श्रीलंकन बोर्ड अब चाहता है कि किसी तरह से वो अपने मुल्क में एशिया कप करवा दे और उनको जो है क्वालिफिकेशन सिनेरियो ज़रा उनके लिए ईजी हो जाए वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं। डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए अभी उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वो वर्ल्ड सुपर लीग के मैचेस खेल रहे हैं, इसलिए उनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए जीतना अभी और भी ज़रूरी है। सो वो उम्मीद भी कर रहे हैं पाकिस्तान से भी कि वो 2 टेस्ट मैचों को चेंज कर लें। मेरे ख्याल से मैं पर्सनली मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि श्रीलंकन बोर्ड की ये राय मान लेनी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि बेशक पाकिस्तान टेस्ट मैच खेलना चाहता है, लेकिन मैं अगर हूँ इसकी जगह पे तो मैं ज़रूर डिसीजन लूँ। क्यों? अगर एशिया कप नहीं हो सकता तो पाकिस्तान के पास ये लास्ट सीरीज़ तो कम से कम होगी ना एशियन कंडीशन में जीतने के लिए। सो ये देखना पड़ेगा कि क्या वो कर सकते हैं। टेस्ट मैच ही खेलेंगे पाकिस्तानी, तो स्टिल चेयरमैन जो है ना PCB के, वो तो इंसिस्ट कर रहे हैं कि नई टेस्ट मैचेस ही होंगे। श्रीलंका की ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया। सो अब एशिया कप ही लास्ट है, होप है श्रीलंका की भी और पाकिस्तान की भी और बाकी काफ़ी टीमों की वर्ल्ड की प्रिपरेशन के लिए। सो अब वेस्ट इंडीज़ भी अपनी ODI सीरीज़ खेल रहा है अगेंस्ट UAE। आज उसका पहला मैच है। अभी तक अब से कुछ देर पहले तक UAE की टीम ने 25 रन बनाए, उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए, और मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा रेजिस्ट कर सकते हैं और इतना बड़ा टारगेट दे सकते हैं। और वेस्ट इंडीज़ को बासानी यहाँ पे जीत कर उनको भी ज़रा रेस में बनना पड़ेगा। अगर तो श्रीलंका क्वालिफाई नहीं करता तो वेस्ट इंडीज़ वो 8वीं टीम क्वालिफाई के लिए बन सकती है। तो अब कुछ बात कर लेते हैं एशिया कप के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एशिया कप में रूमर्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन मैं उन सब चीज़ों से हटकर अपने दिल की बात करना चाहता हूं कि मैं अगर अपने आप को सारे सिनेरियो में रख कर देखता हूं कि मैं अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता या मैं BCCI होता तो मैं क्या क्या करता। सो अगर मैं अपने आप को PCB के शूज़ में रख कर देखता हूँ तो एक बेहतरीन जॉब की है नजम सेठी ने। जो फ्लेक्सिबिलिटी वो दिखा सकते थे उन्होंने दिखाई, और जो है बहुत एफर्ट की उनके लिए, उनको फुल मार्क्स मिलेंगे, 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। उन्होंने 100% कोशिश की कि एशिया कप को मुमकिन किया जाए। उन्होंने 4 मैचेस
यहाँ करवाने का भी फैसला किया और 9 मैचेस श्रीलंका या यूएई जहाँ पे भी करवाने का फैसला किया। फिर गेट मनी की जो है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की कोशिश की। लेकिन अगर मैं अपने आप को बीसीसीआई के शूज़ में रख कर देखता हूँ तो बीसीसीआई को जो है ना वो थोड़ा सा पलड़ा उनका इसलिए भारी है हाइब्रिड मॉडल को भी ना एक्सेप्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना टाइमिंग जो है ना बयान में गलत हो गई नजर सेठी से, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। क्योंकि जब उन्होंने स्पोर्ट्स तक में इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि जो सुशांत ने एक सवाल पूछा था तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था कि अगर तो हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो जाता तो फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे, वर्ल्ड कप में भी यही होगा और चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही लगा रहेगा कि हाइब्रिड मॉडल चलेगा। ये गलत था, क्योंकि ये एक डाउट जो है पैदा कर दिया उनके जहन में, बीसीसीआई के जहन में कि क्या अगर हम हाइब्रिड मॉडल मान लेते हैं तो क्या कंटिन्यूशन में ही हाइब्रिड ही चलता रहेगा। यहाँ नजम सेठी का काम बनता है वो एक प्रेस रिलीज़ करे और एक 3 पॉइंट्स बताएं कि भाई हम 4 मैचेस के पॉइंट पर खड़े हुए हैं, उससे पीछे नहीं हट रहे, हम 4 मैचेस पाकिस्तान में मांग रहे हैं, 9 मैचेस आप यूएई में करें, आप श्रीलंका में करें, आप जहाँ पे भी मर्ज़ी करें। फिर हम जो है ना गेट मनी के ऊपर भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं कि हमने भी ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी है। फिर बीसीसीआई को डायरेक्ट एड्रेस करे कि वो बीसीसीआई को एड्रेस करे या जेशा को डायरेक्ट एड्रेस करके वो एक प्रेस रिलीज़ निकालें कि हम लोगों का हाइब्रिड का मॉडल सिर्फ एशिया कप ही था, वर्ल्ड कप या आगे कोई नहीं था। क्योंकि वो उनके माइंड में से अगर ये चीज़ निकल जाएगी तो हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने में कोई आर नहीं, कोई बुराई मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि इससे बेहतरीन और ख़ूबसूरत तजवीज़ तो कोई है भी नहीं। सो अब तक के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो कीजिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब और अपनी फैमिलीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ना सिर्फ खुद भी सब्सक्राइब करें बल्कि लोगों से भी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।